हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट की, दैट इज द जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट क्या होता है, कब लगाते हैं, कैसे पता चलता है कि वो जेड टेस्ट का सवाल है या टी टेस्ट का सवाल है। पर उससे पहले आपने मेरा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का एक वीडियो इससे पहले देख लिया हो, उसमें मैंने उसका थोड़े से बेसिक्स आपको बता दिए हैं। एक मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में डिफरेंस बताया है, उसको भी आप देख लें तो फिर ये आपकी जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। तो जहां पे भी इसके ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं उसके लिए मैं आपके साथ हूं, उससे आपका ये पूरा के पूरा जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में इतना सारा टेंशन है, सर कैसे करें, क्या होता है, समझ में नहीं आता है, उन सारी चीजों को मैं इतना स्ट्रीमलाइन कर देने वाला हूं कि आप कहेंगे कि सबसे आसान क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो अब बात करते हैं जेड टेस्ट की। तो जेड टेस्ट में मैं आपको बताऊं कि जो सारी कहानी है वो कहानी ही यहां पर आ रही है कि हम पॉपुलेशन का पैरामीटर्स नापना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि अब वो संभव नहीं है। अब वो जब संभव नहीं है तो फिर सारी कहानी आती है कि भाई आप सबसे पहले तो क्या ले लें, एक सैंपल ले लें, वो उस पॉपुलेशन को बिलोंग करता हो। अब वो सैंपल और सैंपलिंग के तरीके क्या हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाए हैं, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग एंड ऑल। पर अभी आप समझिए कि पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया है और सैंपल के मीन से हम पॉपुलेशन के मीन के बारे में प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, या ये पता करना चाह रहे हैं कि क्या ये सैंपल वाकई इसी पॉपुलेशन से आया है। अगर ये इसी पॉपुलेशन से आया होगा तो इसके मीन दोनों के क्या होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ये आपकी पूरी क्लासरूम है और पूरी क्लासरूम का कुछ भी एक एवरेज आ गया, एवरेज मतलब जितने स्टूडेंट को जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो आपकी पूरी क्लास का क्या हो गया, एवरेज मार्किंग हो गई। अब उसी क्लास में से हम कुछ स्टूडेंट्स को अलग लेते हैं और उनके टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड लगाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सैंपल मार्किंग। तो क्या ये दोनों सेम है? अगर ये इसी क्लास से आए हैं तो सेम आना चाहिए, लेकिन आप पाते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। वही कहलाता है क्या, रैंडम फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं वो केवल किसके कारण है, सैंपल फ्लक्चुएशंस के कारण है। तो वो असाइनेबल कॉज है या अनअसाइनेबल कॉज है, ये हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अभी अपन पहले जेड टेस्ट की बात करें तो जेड टेस्ट के लिए बस आप इतनी सी बात ध्यान रखिए कि जो सैंपल होना चाहिए वो 30 से बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। मतलब ये दो कंडीशन अगर यस यस होती है तो आपको क्या लगाना है, जेड टेस्ट। क्या, एक तो अगर आपने बोला कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर तो आप टी टेस्ट लगाइए। पर अगर आपने बोला पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा है, 30 से कम है, तो फिर आपको क्या लगानी है, टी टेस्ट। तो कैसे पता लगता है कि क्योंकि टी टेस्ट का सवाल और जेड टेस्ट का सवाल एग्जैक्ट सेम होगा। तो आप तो मोटे मोटे तौर पे इतना समझ लीजिए, अगर अभी थोड़ी देर के लिए हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की बात को हटा दें तो आप ये दिमाग में रखिए कि 30 से कम है तो 100% टी टेस्ट लगेगा, और 30 या 30 से ज्यादा है तो क्या लगेगा, जेड टेस्ट। लेकिन अब बिल्कुल ऐसी कोई बहुत स्टैटिस्टिक में बाउंड्री नहीं होती है। कई बार हम 28-29 पे भी क्या लगा देते हैं, जेड टेस्ट लगा देते हैं। वो जस्ट बिकॉज कि उसका पॉपुलेशन हमें क्या होता है, पता होता है, किसका, पूरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होता है। तो एग्जैक्ट कोई बहुत मैथमेटिक्स की तरह इसमें फिक्स लाइन नहीं होती है। पर जब भी जेड टेस्ट का सवाल आएगा एकदम ऐसा बिल्कुल बाउंड्री पे नहीं होंगे 28-29, या तो 40-50-100 400-500 800 सैंपल होंगे, या फिर टी टेस्ट का सवाल हुआ तो उसमें 10-12-15-18-20 इतने तरीके होंगे। तो ऐसा कोई बहुत बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर करिए, जब आप रियल स्टैटिस्टिक्स में कूदते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 30 से कम 29 हुआ तो अपने का टी टेस्ट लगा देते हैं, 31 हुआ तो जेड टेस्ट लगा देते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस टाइप का सर्वे है, उसका पॉपुलेशन क्या है, ऐसी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पर एक मोटे तौर पर 30 या 30 से अधिक पर क्या लगाएंगे आप, जेड टेस्ट, और 30 से कम पे क्या लगाएंगे, टी टेस्ट। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी सवाल में इस तरीके की बाउंड्री नहीं होगी, 29 30 31 इतना क्लोज टाई नहीं होगा। देखें तो देखिए, अगर हम जेड टेस्ट की बात करें तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का कोई भी सवाल हो, आप जेड टेस्ट का सवाल करें, टी टेस्ट का करें, अभी हम अनोवा करेंगे, इसके अलावा अगर आप मेरे काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह के जो भी वीडियो देखेंगे तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हर केस में हम कितने स्टेप यूज करने वाले हैं, 7 स्टेप्स यूज करने वाले हैं। पहला तो होता है सेट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
फिर दूसरा होता है कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, जो भी आपको टेस्ट में यूज होने वाली टर्म है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने आपको हर बार बताया कि अगर कुछ सवाल में नहीं दिया हुआ है तो ये हमेशा ही क्या होती है 5%, मतलब बाय डिफॉल्ट सवाल करने के हिसाब से क्या होती है 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन जनरल n-1 होती है। देखें जेड टेस्ट के, चूंकि जेड टेस्ट में वैसे ही नंबर्स क्या होते हैं काफी बड़े होते हैं, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का एज सच कोई वैल्यू पता करने की आवश्यकता नहीं होती है। टेबल वैल्यू की बात करें तो टेबल वैल्यू जेड टेस्ट चूंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसलिए इसमें टेबल भी देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी हम आगे बात करते हैं। इसकी टेबल फिक्स है जो आपको याद करनी है 5%, 1% और 10% के लेवल पे। और डिसीजन तो हमने आपको बार बार बताया कि जो आप यहाँ कैलकुलेशंस करते हैं वो कहलाती है कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये कहलाती है आपकी टेबल वैल्यू। तो अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये अगर बड़ी आती है किससे, टेबल वैल्यू से, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट। और नल हाइपोथेसिस को हम किससे बताते हैं, H0 से, तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। देखें तो सारी कहानी इतनी सी है कि भाई हम पॉपुलेशन के बारे में पता करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैंपल। अब देखिए तो इसका सीधा सा मतलब है कि जेड टेस्ट आप कब लगाएंगे, तो जेड टेस्ट लगाने के लिए जो जरूरी कंडीशन है, एक तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता हो, दूसरा सैंपल साइज क्या होना चाहिए 30 से ज्यादा। तो जेड टेस्ट कैसे लगाई जाती है, सबसे पहले तो क्या है एक्स बार, एक्स बार मतलब क्या है, सैंपल का मीन। तो जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल का क्या है, ये मीन है। और म्यू जीरो मतलब क्या है, ये पॉपुलेशन का मीन है। तो ये क्या है, पॉपुलेशन का क्या है, मीन है, तो ये पॉपुलेशन मीन कहलाता है। इसको आप म्यू से भी बोल सकते हैं, कुछ किताबों में आपको म्यू जीरो मिलेगा, किसी में म्यू मिलेगा, पर उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप म्यू भी लिख सकते हैं। एन मतलब क्या है, आपकी सैंपल साइज, कितना बड़ा आपने सैंपल लिया हुआ है, तो ये सैंपल साइज है आपकी। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। और ऑलमोस्ट अभी एक सवाल लेते हैं, उसमें पता लगेगा कि सब कुछ दिया हुआ ही होता है। कैसे पता लगता है, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, और सैंपल साइज क्या है, 30 से कम है। 30 से कम हुआ तो 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट लगाना है, 30 से कम हुआ तो टी टेस्ट लगाना है। देखें अब देखिए एक सवाल लेते हैं, और इस सवाल को पहले आप आराम से पढ़ लीजिए। A sample of 400 male student is found to have a mean height of, a sample of 400 male student is found to have a mean height of 67.47 inches। मतलब ये जो सैंपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर n की वैल्यू आपको साफ नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमने ये 400 लोगों का क्या लिया है, सैंपल लिया है, और इसका आपको मीन भी दिया हुआ है कि जो मीन दिया है 67.47 इंचेस के लिए आपको पता है कि 2 कॉमा लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, इंचेस। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, इंचेस में आपको दिया हुआ है। आगे देखते हैं, कैन इट बी रिजोनेबली रिगार्डेड एज ए सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विथ मीन हाइट। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये आपको पॉपुलेशन का दिया हुआ है, जिसको आप म्यू जीरो से बता सकते हैं, वो क्या दिया हुआ है 67.39 इंचेस। तो ये पॉपुलेशन के बारे में आपको दिया हुआ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉपुलेशन का दिया हुआ है 1.30 इंचेस। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दिया हुआ है और मीन भी आपको दिया हुआ है। तो पहले तो क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि हमें ये पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है और ये पॉपुलेशन का क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। देखें तो अब अगर आप देखें, और टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मैंने बोला ना अगर वो नहीं भी देता तो हम इसको क्या मानने वाले थे, 5% मानने वाले थे। मतलब क्वेश्चन में केवल और केवल ये जो 400 दिया हुआ है, इससे ही मुझे पता लग गया कि ये सवाल जेड टेस्ट का टी टेस्ट से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैंपल ऑफ 400 दिया है, 400 दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, जेड टेस्ट। तो अगर आप कोई बहुत पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अगर कंसिडर ना करें तो केवल एन से ही आप पता कर सकते हैं कि सवाल किसका है, जेड टेस्ट का है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वो 7 स्टेप्स आपको लगानी है, वो 7 स्टेप्स 1 बाय 1 मैं आपको सिखा देता हूं। ये सवाल हो गया, ये जेड टेस्ट हो गया, तो ये अलग ही दिख जाएगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझने वाली बात ही नहीं है, आपको एन से ही पता लग जाएगा कि ये जेड टेस्ट का सवाल।
और मैंने बता ही दिया कि ऐसा क्लोज टाई तो होने वाला ही नहीं है, तो फिर आपको लगेगा यार इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, कितना सिंपल तरीका है, न जाने क्या क्या लोगों ने क्या क्या करा है और कैसे समझ नहीं आ रहा है, इतना इजी तो है। हाँ वाकई इजी है। अगर आप, जैसे मुझे हो गए 25 साल, अगर आप किसी एक्सपर्ट के अंडर उसमें एडवाइस में, डायरेक्शन में काम करते हैं तो आपको वाकई आसान लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने सारा जो इसके अंदर की उलझने थी वो आपके लिए सुलझा दी, एकदम स्मूथ ट्रैक बना दिया है कि हर स्टूडेंट कहेगा अरे सबसे आसान तो है, हर सर तो हर सवाल में 7 स्टेप लगाते हैं और काम हो जाता है। बिल्कुल 7 स्टेप लगाइए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया, तो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको तमाम आपकी यूनिवर्सिटी के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। आपको कुछ एक दो टॉपिक ही पढ़ना है तो यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक करके भी एक ऑप्शन दिया है, इसमें आप इसे पढ़ पाएंगे। तो चलिए अपन सवाल कर लेते हैं, तब तक आप पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे लिंक में आपको दिया हुआ है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, मेरी जो टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और वो आप यहाँ ऐप पे हमने लाइव क्लासेस का एक ऑप्शन दिया है, वहां से आप इसे अटेंड कर पाएंगे। मेरी कोई ई बुक आप परचेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब के वीडियो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फिजिकल फॉर्मेट में आपको बुक चाहिए तो वो अवर बुक्स में से आप मंगा सकते हैं। नोट्स में मैंने BRM बिजनेस रिसर्च मेथड्स के पूरे नोट्स डाल दिए हैं जो टोटली फ्री हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल की। तो सवाल में सबसे पहला है नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस की अगर बात करें, जिसको हम H0 से बताते हैं, तो H0 अगर हम बात करें तो H0 हमारा क्या हुआ, H0 जो है कि भाई हमारा जो मीन है, म्यू है, वो बेसिकली क्या है 67 पॉइंट, क्या दिया हुआ था आपको 67.39। तो हम भी कह रहे हैं कि जो ये इंचेस म्यू, और इसीलिए म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो, तो ये म्यू जीरो मतलब वैल्यू हो गई, म्यू मतलब क्या हो गया मीन, और म्यू जीरो मतलब उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू। तो अगर मैं इन जनरल लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो। ठीक है, म्यू जीरो का मतलब है वो वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, और म्यू मतलब क्या होता है पॉपुलेशन का मीन, इसलिए हमने उसको म्यू जीरो से बता दिया। आप उसको डायरेक्ट म्यू भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए हमने आपको बात की थी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे पता चलता है। तो जब 2-3 सवाल करेंगे आप तो खुद ही पता लग जाएगा आपको कि वन टेल्ड है कि टू टेल्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये टू टेल्ड इसलिए है, इसको H1 से भी बताते हैं, कुछ लोग HA भी लिखते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 67.39 इंचेस, कि जो म्यू है वो 67.39 इंचेस तो नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, पर जो आप कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल का मीन है उनमें क्या है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। या तो आप ऐसा लिख लीजिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अल्टरनेटिव में क्या लिख रहे हैं, ये सेफेस्ट साइड है कि अल्टरनेटिव में आप लिख दीजिए देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि दोनों में अंतर महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैंपल का मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है वो दोनों अलग अलग, फिर वो कारणों की जांच करेंगे एंड ऑल। लेकिन म्यू में हम क्या मान रहे हैं कि नहीं, जो सैंपल का मीन आया है, जबकि आप खुद ही देख रहे हैं कि सैंपल का मीन कितना आया हुआ है 67.47, देखने में तो ये अलग अलग लग रहा है, ये 67.39 है और ये 67 पॉइंट कितना है 47, तो ये दिखने में तो अलग अलग है। फिर आप कैसे सेम बोल रहे हैं, हमने कहा मोर और लेस सेम है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता रहता है। देखें, तो अब केवल क्या करना है अपने को, स्टेप 1 थी, ये मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में अल्टरनेटिव, तो ये हमारी क्या कहलाती है टू टेल्ड हो गई। देखिए ना, तो ये जो हमारी टेस्ट है वो क्या है टू टेल्ड है, तो ये टू टेल्ड टेस्ट हो गई आपकी। देखें, मतलब ये दोनों तरफ क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अभी हम जब आगे बात करेंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाएंगे तो ये दोनों ही तरफ क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है वो आधा देखना होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। अब सबसे पहले होता है कि स्टेप टू में जो कैलकुलेशन करना है, तो अभी मैंने बताया कि जेड टेस्ट में क्या करना होता है, तो हमें मीन, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैंपल मीन दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड एरर
ऑफ मीन्स, ये हमें निकालना होता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय अंडर रूट। कुछ किताबों में डायरेक्ट दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड एरर ना देते हुए डायरेक्ट उन्होंने फार्मूले की जगह पे ही क्या कर दिया है? सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन दे दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे सर किसी किताब में स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, किसी किताब में ये फार्मूला दिया है, कौन सा सही है? दोनों बातें सेम है। और हमने बताया कि कैलकुलेशन हमेशा क्या करना चाहिए? पहले कर लेना चाहिए। तो हम वो पहले ये स्टेप 2 में स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स जिसको बोलते हैं, तो आपको क्या दिया हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप खुद ही देख सकते हैं, आपको कितना दिया हुआ है? 1.3। तो ये आपका क्या आ गया? 1.30 डिवाइडेड बाय रूट एन। रूट एन मतलब क्या है? आपका सैंपल। तो ये सैंपल की वैल्यू से इसको क्या करना है? डिवाइड लगाना है, बस इतना सा काम करना है। तो 1.30 डिवाइडेड बाय 420 हो जाएगा। तो 1.30 डिवाइडेड बाय रूट से बाहर निकाल लीजिए पहले। 1.30 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 0.065। स्टेप 3 में हमने बताया कि अब आपको जो z बोला है, z कैसे पता लगा था? क्योंकि सैंपल साइज क्या है? किससे ज्यादा है? 30 से ज्यादा है, 400। तो z की अगर हम बात करें तो सैंपल का मीन, अब सैंपल का मीन देख सकते हैं आप। सैंपल का मीन कितना आया था आपका? 67.47। 67.47 माइनस 67.39। तो 67.39 पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर 0.065। तो आपकी आदत में आ जाएगा कि भाई स्टेप 3 में जो यूज होने वाली चीजें होती हैं वो हम स्टेप 2 में कैलकुलेट कर लेते हैं। और आप चाहें तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आप। 67.47 माइनस 67.39, तो ये आ रहा है आपका 0.08 डिवाइडेड बाय 0.065 डिवाइडेड बाय 0.065। तो ये आ रहा है 1.231। राउंड ऑफ कर देते हैं एक डिजिट। तो ये 1 पॉइंट, ये z टेस्ट की वैल्यू आ गई। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू स्टेप 3। फिर स्टेप 4 की अगर आप बात करें तो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैसे तो सवाल में दे ही रखा है 5%। फिर एक और बार समझा दूं, ये अमाउंट ऑफ सम परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोई चीज अच्छी है वो रिजेक्ट हो गई। आप इंटरव्यू में गए, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको वही 3-4 क्वेश्चन नहीं आते थे और उन्होंने वही पूछ लिए, लेकिन बाकी आप बहुत अच्छे थे। तो उनका जो सैंपल लेने का तरीका था वो गड़बड़ था, उससे एक अच्छा कैंडिडेट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो ये जो टाइप 1 एरर है, दैट इज, इसको किससे बताते हैं हम? अल्फा से। इन जनरल 1%, 5% और 10% होता है सवालों में। बाकी अगर कुछ और भी हो सकता है रियल लाइफ में जब हम कम करते हैं, तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल की बार बार बात होती है, तो अगर 5% क्या है एरर आने के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 95% क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल, और अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको वन टेल और टू टेल दोनों में ही बता दूं कि वन टेल और टू टेल, ये वन टेल में जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो ये अगर 5% है रिजेक्ट होने के चांसेस, तो ये 95% जो है ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल। और टू टेल के केस में क्या होता है कि दोनों तरफ रिजेक्शन होता है, तो ये भी 2.5% हो जाता है और ये भी 2.5% हो जाता है। बस ये तो टू टेल और वन टेल में क्या फर्क आता है? ये तो आपका 95% ही है, लेकिन दोनों तरफ रिजेक्शन है। अब दोनों तरफ रिजेक्शन है तो होता यह है कि जो वैल्यू आपको देखनी होती है टेबल वैल्यू, ठीक है, वो टेबल वैल्यू 5% की 5% पे देखना है कि 2.5% पे देखना है? आधी देखना होती है। बस इतना फर्क आता है वन टेल और टू टेल का। वो भी 2-3 सवाल आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा आसान हो गया ये बात भी। देखें, अब टेबल वैल्यू आपको z की टेबल नहीं होती, ये आपको याद रखनी। देखें, तो इसमें वन टेल दोनों ही हो गई। लेफ्ट और राइट के लिए हमने मॉड ले लिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करने वाले। तो 10% होगी 1.28।
5% होगी 1.645 और 1% पे 2.33। ये आपको याद रखनी है हमेशा। मतलब जब जब आप पूरे जिंदगी भर आप इस z की वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। 5 मतलब क्या हो गया 95%, 1% मतलब क्या हो गया 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, 10% मतलब क्या हो गया 90% क्या है कॉन्फिडेंस। तो 90%, 95 और 99, ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी होती है। वन टेल के केस में 1.28, 1.645, 2.33, और टू टेल में आधी हो जाती, मतलब वो बोलेगा 10%, देखनी 5% है तो 1.645, वो बोलेगा 5% देखनी है 2.5% में 1.96, वो बोलेगा 1% देखनी है 0.5% तो 2.5। मतलब ये याद रखनी है यार। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5%, और हम टू टेल कर रहे हैं, मतलब हमारी जो टेबल वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.96। तो अब ये 1.96 आपकी जो है टेबल वैल्यू। अच्छा, आपने बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब 400 था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है जेड टेस्ट में, तभी तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल से ही कवर हो जाता है, ठीक है ना। बाकी टेस्ट में देखना पड़ती है, जेड टेस्ट में याद ही रखना पड़ती है, इसलिए फिर जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं बचता है यहाँ पर। अब डिसीजन लेना है, तो डिसीजन में आप खुद ही देखिए कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड इज क्या आई है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वो अभी हमने यहां पर निकाली थी, वो क्या है ये 1.231, 1.231 इज। अब आप खुद देखिए 1.96 से वो क्या है कम है, तो कम है या ज्यादा है तो क्या हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया पॉपुलेशन मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, देखें तो H0 1.96। तो आप देख सकते हैं हमने पहले ही बोला था कि कैलकुलेटेड वैल्यू अब छोटी है, इज लेस देन टेबल वैल्यू 1.96। टेबल वैल्यू 1.96 है, उससे 1.31, तो हमने पहले ही बोला था कि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखने पड़ रहे हैं, देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, कि ये आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्टेड क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज की कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी। अब अगर ये बड़ी होती तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। अब नल हाइपोथेसिस मतलब क्या, हाँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो सैंपल से आपने कैलकुलेशन करा है तो पॉपुलेशन उसको क्या हो रही है जस्टिफाई हो रही है, ये जो आपने सैंपल लिया है ये उसी पॉपुलेशन को क्या करता है बिलोंग करता है। तो बस इतना सा काम होता है दोस्तों, बस रिजेक्ट या सिलेक्ट करना होता है, ये आपका 7वीं डिसीजन हो गई। अब ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन आप पढ़िए और पता करिए कि ये जेड टेस्ट का कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे पता चला कि ये जेड टेस्ट का है, और इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। इस जो अभी लेक्चर है इसका पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा और अनलॉक रहेगा, तो आप आराम से जाके उसे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए, वहां जेड टेस्ट मिल जाएगा आपको, वहां देख लीजिए, या फिर जैसे आप ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो आपको बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी मिल जाएगा। आप कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट सिलेबस भी अपलोडेड है, वहां जाएंगे, वहां टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में जेड को ओपन करेंगे तो ये वाला लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, और इसके बाद वाला ही जो मैंने होमवर्क दिया है इसका सॉल्यूशन भी आपको इसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुरंत से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल ऐप है और इसीलिए बनाया है क्योंकि YouTube पे प्रॉब्लम क्या आता है कि 1-2 लेक्चर मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं। अब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आए हैं वो हमसे सॉल्व हो जाएं, तो वो तभी संभव है जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। अगर आप इसको लैपटॉप पे रन करना चाहते हैं या फिर आप एप्पल यूजर हैं तो दोनों ही केस में आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर आई स्टोर एप्पल के लिए क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको फॉलो कर लीजिए और इसको आप रन कर लीजिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम जर्नी में दिन रात आपकी हेल्प करने वाला है। आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, ताकि आप हर चीज को यूं सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, और याद से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक्सप्लोर करिए।
जय हिंद।